नमस्कार दोस्तों, मैं प्रखर श्रीवास्तव आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल गुरु घंटाल में। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है लेजिस्लेटिव काउंसिल ऑफ स्टेट्स, विधान परिषद। आज हम इसके बारे में बात करेंगे, इसके क्रिएशन, एबोलिशन, इन सब के बारे में बात करेंगे। दोस्तों, आप लोगों ने ये सुना होगा कि हमारे देश में यूनिकैमरल लेजिस्लेचर और बाईकैमरल लेजिस्लेचर दोनों एग्जिस्ट करती है। अगर आप सेंट्रल लेवल पे देखेंगे तो सेंट्रल लेवल पे पार्लियामेंट है, ठीक है। पार्लियामेंट में राज्यसभा आ गया, पार्लियामेंट में लोकसभा आ गया, मतलब दो हाउसेस हैं। तो ये क्या कहलाएगा? बाईकैमरल लेजिस्लेचर, ठीक है। ये क्या कहलाएगा? बाईकैमरल लेजिस्लेचर। अगर आप स्टेट लेवल पे आ जाएंगे, मतलब कि स्टेट लेजिस्लेचर पर अगर आप आएंगे, तो इंडिया के मैक्सिमम राज्यों में सिर्फ एक हाउस है, जिसको हम लोग कहते हैं लेजिस्लेटिव असेंबली, लेजिस्लेटिव असेंबली। मगर हिंदुस्तान में 6 ऐसे राज्य भी हैं जहां पर लेजिस्लेटिव असेंबली के साथ साथ एक हाउस और एग्जिस्ट करती है, जिसको हम लोग कहते हैं लेजिस्लेटिव काउंसिल, ठीक है। अगर आप पार्लियामेंट से कंपेयर करते हैं तो जो काम पार्लियामेंट में लोकसभा का होता है वो काम स्टेट लेजिस्लेचर में लेजिस्लेटिव असेंबली का होता है, और जो काम राज्यसभा में, जो काम पार्लियामेंट लेवल पे राज्यसभा का होता है, वही काम स्टेट लेजिस्लेचर में लेजिस्लेटिव काउंसिल का होता है। मगर हिंदुस्तान में ये मैंडेटरी नहीं है कि हर राज्यों में लेजिस्लेटिव काउंसिल हो। भारत में पहले 7 ऐसे राज्य थे जहां पर लेजिस्लेटिव काउंसिल थी, मगर अब सिर्फ 6 ऐसे राज्य हैं जहां पर लेजिस्लेटिव काउंसिल एग्जिस्ट करती है। आर्टिकल 169 भारत के संविधान का, वो डील करता है एबोलिशन एंड क्रिएशन ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल, ठीक है। वो 6 राज्य जहां पर लेजिस्लेटिव काउंसिल एग्जिस्ट करती है, उसमें आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, यूपी, बिहार, महाराष्ट्र, कर्नाटका, 6 राज्य हैं जहां पर विधानसभा के साथ साथ विधान परिषद भी एग्जिस्ट करती है स्टेट लेजिस्लेचर में, जहां पर लेजिस्लेटिव असेंबली के साथ साथ लेजिस्लेटिव काउंसिल भी एग्जिस्ट करती है स्टेट लेजिस्लेचर में। पहले जम्मू कश्मीर में भी ऐसा था, मगर 5 अगस्त 2019 को जब आर्टिकल 370 एबोलिश हुआ, 31 अक्टूबर 2019 को जब जम्मू एंड कश्मीर को सेपरेट यूनियन टेरिटरी बना दिया गया, लद्दाख को सेपरेट यूनियन टेरिटरी बना दिया गया, तब जाकर यह प्रावधान जम्मू कश्मीर से खत्म हो गया। आगे बढ़ते हैं। तो अगर आप आर्टिकल 169 पढ़ेंगे तो आर्टिकल 169 में यह साफ साफ लिखा गया है एबोलिशन और क्रिएशन ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल, मतलब एक ही आर्टिकल डील करती है एबोलिशन और क्रिएशन ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल से। अच्छा, इस आर्टिकल 169 में लिखा क्या है कि पार्लियामेंट लेजिस्लेटिव काउंसिल को एबोलिश भी कर सकती है और क्रिएट भी कर सकती है सिंपल मेजॉरिटी के थ्रू। बाय अ सिंपल मेजॉरिटी, दैट इज अ मेजॉरिटी ऑफ द मेंबर ऑफ ईच हाउस प्रेजेंट एंड वोटिंग, इफ द लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ द कंसर्न स्टेट बाय अ स्पेशल मेजॉरिटी पासेस अ रिजोल्यूशन टू दैट इफेक्ट। मान लीजिए, एक एग्जांपल देता हूं, यूपी है, यूपी में बाईकैमरल लेजिस्लेचर गए, लेजिस्लेटिव असेंबली, लेजिस्लेटिव काउंसिल। अब यूपी की गवर्नमेंट अगर यह चाहती है कि इस लेजिस्लेटिव काउंसिल को खत्म कर दिया जाए, तो क्या करना होगा? यूपी की लेजिस्लेटिव असेंबली इसके लिए स्पेशल मेजॉरिटी से एक रिजोल्यूशन पास करेगी, ठीक है। यह रिजोल्यूशन किसके पास जाएगा? पार्लियामेंट के पास। पार्लियामेंट की दोनों हाउसेस सिंपल मेजॉरिटी से जब उस रिजोल्यूशन को पास कर देगी, जो कि यूपी की लेजिस्लेटिव असेंबली से पास होकर आया है कि लेजिस्लेटिव काउंसिल को एबोलिश कर दिया जाए, तो यूपी की लेजिस्लेटिव काउंसिल एबोलिश हो जाएगी। यही चीज़ मान लीजिए कि अगर पंजाब की बात करूं, पंजाब में यूनिकैमरल लेजिस्लेचर है, सिर्फ लेजिस्लेटिव असेंबली है। पंजाब की गवर्नमेंट चाहती है कि यहां पर लेजिस्लेटिव काउंसिल भी ऐड हो जाए, तो पंजाब की लेजिस्लेटिव असेंबली स्पेशल मेजॉरिटी से एक रिजोल्यूशन पास करेगी, पार्लियामेंट में जाएगा। पार्लियामेंट की लोकसभा और राज्यसभा दोनों में सिंपल मेजॉरिटी के साथ ये रिजोल्यूशन पास होगा। रिजोल्यूशन पास होते ही पंजाब में लेजिस्लेटिव काउंसिल भी क्रिएट हो जाएगा। तो एबोलिशन और क्रिएशन इन दोनों को करने का एक ही तरीका है। अब मैं आपको पहले तो सिंपल मेजॉरिटी समझाता हूं कि सिंपल मेजॉरिटी होती क्या है। देखिए,
आपको पता है कि एक सेकेंड या लोकसभा के अगर 2 नॉमिनेटेड मेंबर को हम निकाल दें तो टोटल कितनी मेंबरशिप है? 543 टोटल मेंबरशिप। मान लीजिए कि जिस दिन ये रिजोल्यूशन पास होना गए 43 मेंबर्स एब्सेंट है, तो 543 में से 43 गया, कितना आया? 540। 540 को मैंने 2 से डिवाइड किया, कितना आ गया? 270 प्लस 1, ये क्या कहलाएगी? 271। सिंपल मेजॉरिटी लोकसभा की जो प्रेजेंट गए और एबोलिशन या क्रिएशन ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल के फेवर में वोट कर रही है, तब जाकर ये रिजोल्यूशन लोकसभा से पास होगा। फिर यही रिजोल्यूशन राज्यसभा में जाएगा जो कि सिंपल मेजॉरिटी से पास होगा। उसके बाद लेजिस्लेटिव काउंसिल क्रिएट हो सकती है और एबोलिश हो सकती है। स्पेशल मेजॉरिटी भी बता देता हूँ क्या होती है। सिंपल मेजॉरिटी आप लोग समझ गए होंगे, स्पेशल मेजॉरिटी भी समझा देता हूँ। देखिए, स्पेशल मेजॉरिटी वो मेजॉरिटी होती है अ मेजॉरिटी ऑफ द टोटल मेंबरशिप ऑफ द असेंबली। अब एक बात बताइए, लोकसभा मान लीजिए कि यूपी में 403 सीटें हैं, ठीक है, इसकी टोटल मेंबरशिप की मेजॉरिटी कितनी होगी? 2/403, जितना भी आएगा प्लस 1। अगर काटते हैं 2 2 4, 0 2 1 2, करीब करीब मान लीजिए 201 प्लस 1, 202 सीट क्या हो गई? स्पेशल मेजॉरिटी की पहली कंडीशन फुलफिल हो गई। प्लस अ मेजॉरिटी ऑफ नॉट लेस देन 2/3 ऑफ द मेंबर ऑफ द असेंबली प्रेजेंट एंड वोटिंग। जितने लोग लेजिस्लेटिव असेंबली में प्रेजेंट हैं, ठीक है, 2/3 मेंबर उसको उस लेजिस्लेटिव काउंसिल के रिजोल्यूशन को क्रिएट या एबॉलिश करने के लिए वोट करें फेवर में, तब जाकर स्पेशल मेजॉरिटी मानी जाती है। स्पेशल मेजॉरिटी क्या होती है? टोटल मेंबरशिप की मेजॉरिटी प्लस अ मेजॉरिटी ऑफ नॉट लेस देन 2/3 ऑफ द मेंबर ऑफ द असेंबली प्रेजेंट एंड वोटिंग। कॉम्पोजिशन देखिए भैया, अब कोई काउंसिल बनी है तो उस काउंसिल में मेंबर्स होंगे, उनकी कॉम्पोजिशन कैसी होगी? अगर आप आर्टिकल 171 पढ़ेंगे भारत के संविधान का, द लेजिस्लेटिव काउंसिल ऑफ अ स्टेट shall not have more than 1/3 of the total strength of the state assembly। जितनी भी स्टेट असेंबली की स्ट्रेंथ है उसकी 1/3 से ज़्यादा स्ट्रेंथ नहीं होनी चाहिए लेजिस्लेटिव काउंसिल की। मान लीजिए 404 है यूपी की, इसका 1/3 निकालेंगे, जब भी जितनी भी सीटें आएंगी लेजिस्लेटिव काउंसिल में यूपी की, वो लेस देन होंगी 404 का 1/3। 40 मेंबर से कम नहीं, एंड नॉट लेस देन 40 मेंबर। 40 मेंबर से कम कोई लेजिस्लेटिव काउंसिल नहीं बनेगी, और जितनी भी स्टेट असेंबली में आपकी सीटें हैं उसके 1/3 से ज़्यादा सीटें लेजिस्लेटिव काउंसिल में नहीं हो सकती। देखिए, आप लोग को पता है कि राज्यसभा डिसॉल्व नहीं हो सकती, तो जो काम राज्यसभा का है पार्लियामेंट लेवल पे, यूनियन लेवल पे, वही काम आपका लेजिस्लेटिव काउंसिल का स्टेट लेवल पे। तो राज्यसभा डिसॉल्व नहीं हो सकती, ठीक उसी तरह आपका ये लेजिस्लेटिव काउंसिल वो डिसॉल्व नहीं हो सकती, उसको आप एबॉलिश कर सकते हैं। टेन्योर बिल्कुल राज्यसभा के मेंबर की तरह होता है। लेजिस्लेटिव असेंबली के मेंबर को कहते हैं एमएलए, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। ठीक उसी तरह लेजिस्लेटिव काउंसिल के मेंबर को कहते हैं एमएलसी, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल, जिसकी टेन्योर होती है 6 साल की, और 1/3 मेंबर हर 2 साल के बाद रिटायर होते हैं, सेम एज दैट ऑफ राज्यसभा। मैनर ऑफ इलेक्शन, इलेक्शन किस तरह होता है? देखिए, 1/3 एमएलए, सॉरी 1/3 एमएलसी, इनको स्टेट के एमएलए सेलेक्ट करते हैं। मतलब कि मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल के 1/3 मेंबर को सेलेक्ट करने का दारोमदार दिया जाता है मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली के उस पर्टिकुलर स्टेट के। अनदर 1/3 बाय अ स्पेशल इलेक्टोरेट कंप्राइजिंग सिटिंग मेंबर्स ऑफ लोकल गवर्नमेंट सच एज म्युनिसिपैलिटीज एंड डिस्ट्रिक्ट बोर्ड। 1/3 मेंबर को किससे सेलेक्ट किया? ये देखिए, मैं आपको बताता हूं। 1/3 को सेलेक्ट किया एमएलए ने। अनदर 1/3 को सेलेक्ट किया गया सिटिंग मेंबर ऑफ लोकल गवर्नमेंट लाइक म्युनिसिपैलिटी एंड पंचायत।
ठीक है। 1/12 जो होते हैं वो टीचर्स होते हैं, 1/12 आपके ग्रेजुएट होते हैं, ठीक है। और जो रिमेनिंग मेंबर गए उनको अपॉइंट करता गया कौन? गवर्नर, जो कि वेरियस फील्ड के शूरमा होते हैं, लिटरेचर, साइंस, आर्ट, कोऑपरेटिव मूवमेंट एंड सोशल सर्विसेज के। जैसा कि आपको राज्यसभा में देखने को मिलता है कि 12 मेंबर को नॉमिनेट करता है हमारे देश का राष्ट्रपति, ठीक उसी तरह लेजिस्लेटिव काउंसिल के कुछ मेंबर्स को नॉमिनेट करता है हमारे देश का गवर्नर, ठीक है। 1/3 कौन? एमएलए सेलेक्ट कर भेजते हैं, इलेक्ट कर भेजते हैं। 1/3 म्युनिसिपैलिटी, लोकल पंचायत में से आते हैं। 1/12 टीचर और 1/12 ग्रेजुएट होते हैं। और जो रिमेनिंग सीट होती है उसको कौन देखता है भैया? गवर्नर देखता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, जैसा कि मैंने बताया कि राज्यसभा से इसकी कंपोजिशन, इसका काम बहुत ही मिलता जुलता है। द लेजिस्लेटिव पावर ऑफ द काउंसिल आर लिमिटेड। इनकी लेजिस्लेटिव पावर बहुत लिमिटेड होती है। अनलाइक राज्यसभा विच हैज़ सब्सटेंशियल पावर टू शेप नॉन फाइनेंशियल लेजिस्लेशन, लेजिस्लेटिव काउंसिल लैक अ कॉन्स्टिट्यूशनल मैंडेट टू डू सो। देखिए, राज्यसभा के पास सब्सटेंशियल पावर होती है नॉन फाइनेंशियल लेजिस्लेशन को शेप करने के लिए। आपने पढ़ा होगा कई सारे मुद्दों में राज्यसभा के पास कुछ स्पेशल पावर होती हैं, लाइक क्रिएशन ऑफ ऑल इंडिया सर्विस, ठीक है। और इमरजेंसी जब लगेगी उन सब जगहों पे राज्यसभा को थोड़ी बहुत पावर मिलती है, लेकिन काउंसिल के पास ऐसी कोई पावर नहीं होती है। लेजिस्लेटिव काउंसिल के पास ऐसी कोई पावर नहीं होती है। असेंबली लेजिस्लेटिव काउंसिल के किसी भी लेजिस्लेशन को अमेंड कर सकती है, किसी भी सजेशन को ओवरराइड कर सकती है, किसी भी अमेंडमेंट को ओवरराइड कर सकती है। अगेन, अनलाइक राज्यसभा एमपी, एमएलसी कैन नॉट वोट इन द इलेक्शन फॉर द प्रेसिडेंट एंड द वाइस प्रेसिडेंट। राज्यसभा के मेंबर प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन में वोट कर सकते हैं, मगर मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल ऐसा नहीं कर सकते। द वाइस प्रेसिडेंट इज द राज्यसभा चेयरपर्सन। आपको पता है कि जो हमारे देश का वाइस प्रेसिडेंट होता है वही राज्यसभा का चेयरपर्सन होता है। उसको सैलरी भी चेयरपर्सन ऑफ काउंसिल ऑफ स्टेट की मिलती है, ठीक है। लेकिन एमएलसी का जो चेयरपर्सन, लेजिस्लेटिव काउंसिल का जो चेयरपर्सन होता है वो उन्हीं के अंदर में से किसी को चुना जाता है, ठीक है, क्योंकि कोई वाइस गवर्नर की पोस्ट नहीं होती है स्टेट में। अब कुछ फेवर में है, कुछ आर्ग्यूमेंट इनके अगेंस्ट में है। पहला, मतलब फायदा क्या है, नुकसान क्या है, क्यों कई सारे राज्यों में लेजिस्लेटिव काउंसिल नहीं है, कुछ राज्यों में है। देखिए, फेवर में क्यों है। अ लेजिस्लेटिव काउंसिल कैन हेल्प चेक हैस्टी एक्शंस बाय डायरेक्टली इलेक्टेड हाउसेस। देखिए, हाउस कभी कभी क्या होता है, लेजिस्लेटिव असेंबली जल्दी जल्दी में कुछ डिसीजन ले लेती है जो हो सकता है गलत हो। तो लेजिस्लेटिव काउंसिल के होने से क्या होता है पता है, पहले असेंबली में कोई बिल पर डिबेट हुआ, वो जाएगी काउंसिल में, असेंबली से पास होकर हो सकता है कि काउंसिल उस गलती को पकड़ ले और दोबारा से रिकंसीडर करने के लिए भेज दे असेंबली में। पहला फायदा ये है। द लेजिस्लेटिव काउंसिल कैन ऑल्सो इनेबल नॉन इलेक्टेड इंडिविजुअल टू कंट्रीब्यूट टू द लेजिस्लेटिव प्रोसेस, ठीक है। लेजिस्लेटिव काउंसिल में नॉन इलेक्टेड इंडिविजुअल भी कंट्रीब्यूशन देते हैं सरकार चलाने में। लेकिन अगेंस्ट की क्या बात है, लेजिस्लेटिव काउंसिल कैन डिले लेजिस्लेशन, क्योंकि पहले असेंबली से निकलेगा, फिर कुछ दिनों बाद आपका जाएगा काउंसिल में, काउंसिल वहाँ पर बहस करेगी, तो कहीं ना कहीं लेजिस्लेशन में डिले हो सकता है इसकी वजह से। एंड इट कैन ऑल्सो बी यूज टू पार्क लीडर्स विच हैव नॉट बीन एबल टू विन एन इलेक्शन। इसकी वजह से देखिए एक दिक्कत और होती है, जो लोग आपका बिना इलेक्शन लड़े जाते हैं 1/12 1/12, मतलब वो भी थोड़ा लाइमलाइट में आ जाते हैं, वो भी थोड़ा पार्क में आ जाते हैं। जो एक इलेक्शन नहीं जीत सकते वो सीधे एमएलसी का टिकट पा जाते हैं। तो कहीं ना कहीं ये अगेंस्ट का पॉइंट बोला जाता है एमएलसी के। तो दोस्तों, आज इतनी सी कहानी थी जिसमें हम लोगों ने जाना लेजिस्लेटिव काउंसिल के बारे में। उम्मीद है मेरे द्वारा एक्सप्लेन किया गया आर्टिकल 169, आर्टिकल 171 लेजिस्लेटिव काउंसिल आप लोग के समझ में आया होगा। विश यू ऑल अ वेरी गुड लक। डू सब्सक्राइब गुरु घंटाल, डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन। डू
लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए वीडियो को। थैंक यू सो मच। बी हेल्दी, बी सेफ गाइस।